एक अलोकतांत्रिक पार्टी है। महाराष्ट्र वाले मुद्दे के बाद अब तक विपक्षियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपको यही सोचने पर मजबूर कर दिया गया होगा। लेकिन क्या ये सच है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भाजपा को एक अलोकतांत्रिक पार्टी बताने वाला विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस अपने छलावों को भूलकर बीजेपी पर बेबुनियादी इल्जाम लगाने में लगी है। आइए इस मुद्दे का पूरा सच आज हम आपको बताते हैं। विपक्ष का इल्जाम नंबर 1, बीजेपी एक अलोकतांत्रिक पार्टी है। जबकि सच ये है कि तो सबको पता है कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 161 सीटों और रिकॉर्ड 42.16% वोट शेयर के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया था। बीजेपी और उसके सहयोगियों ने बड़े पैमाने पर पीएम मोदी के नाम का सहारा लिया था और इसका लाभ भी प्राप्त किया। इस प्रकार ये साबित हुआ कि महाराष्ट्र के लोग बीजेपी की ही सरकार चाहते थे। लेकिन कांग्रेस और शरद पवार ने मिलकर चाल चली और जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात किया, जो कि लोकतंत्र विरोधी है। इससे साबित होता है कि भाजपा लोकतंत्र की दृढ़ता में विश्वास रखती है, जबकि विपक्ष ऐसा कभी नहीं करता। विपक्ष का इल्जाम नंबर 2, बीजेपी पार्टियों को तोड़ रही है। जबकि सच ये है कि परिवारवादी पार्टियां अपने अंतर विरोधों के कारण टूट रही है, न कि भाजपा के कारण। भाजपा का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। लोग बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह सफेद झूठ है। जबकि टूट का असली कारण इन पार्टियों के शीर्ष नेताओं का घोर पक्षपात है, जो कि उन लोगों को परेशान कर रहा है जिन्होंने कठिन समय में पार्टी का निर्माण किया था। एकनाथ शिंदे, बाला साहेब ठाकरे द्वारा तैयार किए गए एक सच्चे शिवसेना के कार्यकर्ता, उद्धव ठाकरे द्वारा आदित्य ठाकरे को खुलेआम बढ़ावा दिए जाने से नाराज थे। अजीत पवार 1991 से सक्रिय राजनीति में थे और उनका मार्गदर्शन किसी और ने नहीं बल्कि शरद पवार ने किया था। सक्रिय राजनीति में 32 साल रहने के बाद भी उन्हें छोड़कर सुप्रिया सुले को पार्टी में बेवजह तरजीह दी गई। अजीत पवार देख सकते थे कि पार्टी में उनकी कड़ी मेहनत के बदले उन्हें क्या दिया जा रहा था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रिया सुले को मिलने वाले प्रोत्साहन के माध्यम से देख सकते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण तब सामने आता है जब 2023 में सुप्रिया सुले को एनसीपी का संयुक्त कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना था, जबकि अजीत पवार स्पष्ट रूप से इस पद के दावेदार थे। जब योग्यता को पीछे छोड़ दिया जाता है और अन्य कारकों पर विचार किया जाता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। पार्टियों की अंदरूनी कलह का दोष बीजेपी पर नहीं डाला जा सकता, जबकि असल में भाजपा का सरकार में होना बिल्कुल वैसा ही है जैसा महाराष्ट्र की जनता चाहती थी। विपक्ष का इल्जाम नंबर 3, बीजेपी राजनीति में उथल पुथल कर रही है। जबकि सच ये है कि बिहार में भी भाजपा को शासन करने का स्पष्ट लोकतांत्रिक जनादेश प्राप्त हुआ था। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी और 243 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 125 सीटें जीती। बीजेपी के पास शासन करने का स्पष्ट जनादेश था, लेकिन उसने गठबंधन धर्म का सम्मान करते हुए कम विधायकों वाले नीतीश कुमार को सीएम बना दिया। फिर भी 2022 में नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस द्वारा भाजपा की पीठ में छुरा घोंपा गया और भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर विपक्ष से हाथ मिला लिया गया। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भी भाजपा 104 सीटों वाली स्पष्ट लोकतांत्रिक जनादेश के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2013 के चुनाव से इसकी संख्या 64 सीटों तक अधिक हो गई। फिर भी कांग्रेस और जेडीएस ने अनैतिक गठबंधन कर भाजपा को दरकिनार कर दिया। कोई भी पार्टी भाजपा जितनी राजनीतिक हिंसा का शिकार नहीं होती, खासकर कि पश्चिम बंगाल और केरल में। लेकिन इसके बावजूद निहित स्वार्थ में राजनीतिक वर्ग चुप रहता है, जबकि हकीकत तो यह है कि बीजेपी खुद विपक्ष की अनैतिक राजनीति का शिकार है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी विपक्ष को हानि पहुंचाने वाले इतने ही काम कर रही है, तो फिर जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है वहां राजनीतिक हिंसा क्यों नहीं होती? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा स्वच्छ और विकासोन्मुख राजनीति में विश्वास रखती है। बीजेपी पर इल्जाम लगाने वाली कांग्रेस पार्टी शायद अपने किए अलोकतांत्रिक कार्यों को भूल चुकी है।
कोई नहीं, हम याद दिला देते हैं। याद कीजिए, आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था। जवाब है इंदिरा गांधी, जो एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका और प्रतिबद्ध नौकरशाही चाहती थी। लोकतंत्र से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने 1970 के दशक में सीजीआई बनाते समय न्यायाधीशों को भी हटा दिया था। कांग्रेस ने लगभग 100 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। ये कह सकते हैं कि ऐसा करने में इंदिरा गांधी ने अर्धशतक लगाया था। जिनका खुद का इतिहास इतना काला हो, वो आखिर वो पीड़ित होने का दावा कैसे ठोक सकते हैं? विपक्ष और कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, सच तो यही है कि जिनके घर खुद शीशे के हों, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते।